ओके, देखिए आर्टिफिशियल मेथड और ये है माइक्रो प्रोपागेशन। इसमें या ऐसे कहिए इस प्रोसेस का एक दूसरा नाम है, वो है टिश्यू कल्चर, स्पेशली प्लांट टिश्यू कल्चर। is the other name of it। और इसके पीछे रीजन है माइक्रो प्रोपगेशन, है ना, सोलली कर सकते हैं, पूरी तरीके से यूज किया जाता है प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, राइट। सो इसका दूसरा नाम हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, एज इट इज ए डेडिकेटेड मेथड to do vegetative propagation by the plants में एम्प्लॉय करते हैं। एंड दैट टू हम लोग के लिए मेन इंटरेस्टिंग होता है एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म के लिए अब इसका जो प्रोसेस थीम है वो देखिए। ठीक है, ये तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इसमें मेन थीम क्या है वो समझिए। हम लोग को इसमें कोई सोर्स ऑफ प्लांट सेल चाहिए, पॉइंट नंबर 1, सोर्स ऑफ प्लांट सेल चाहिए। इस सोर्स ऑफ प्लांट सेल का हम लोग करेंगे क्या, जो हम लोग को सोर्स ऑफ प्लांट सेल मिलेंगे डेफिनेटली वो हम लोग परमानेंट टिश्यू के सेल्स सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। लीफ है, लीफ के सारे स्ट्रक्चर्स तो बने बनाए, ये अब डिवाइड करने की स्थिति में नहीं है, इससे कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो नहीं दिख रहे, तो जो भी सेल्स होंगे वो क्या होंगे, परमानेंट टिश्यू के सेल्स, राइट। तो हम लोग को कोई सोर्स चाहिए परमानेंट टिश्यू के सेल। रीजन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्लांट के कौन से हिस्से के ऊपर, रूट, स्टेम एंड लीफ, जो इनके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और हमारा यहाँ मकसद है कि इसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से हम इस पूरे प्लांट को खड़ा करें। We want to generate a new plant from the non-reproductive part of the plant. So for that purpose, we prefer a leaf. Many reasons are there. The first and foremost is, सबसे पहला रीजन क्या है, ये बहुत सॉफ्ट और इजीली अवेलेबल पार्ट है ना। इसको कट करना बहुत आसान है और बहुत मेहनत नहीं पड़ता है। अगर हम चाहें तो रूट और स्टेम से भी काम कर सकते हैं, पर कंपैरेटिवली रूट और स्टेम का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा टफ होता है इन कंपैरिजन टू लीफ। क्या कोई रीजन बता सकते हैं ऐसा क्यों है? रूट और स्टेम का स्ट्रक्चर ज्यादा हार्ड एंड टफ लगता है लीफ के मुकाबले। ये टिश्यू लेवल पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या टिश्यू सिस्टम लेवल पे, ये हिंट है, कोशिश कीजिए क्यों ऐसा है कि लीफ ज्यादा सॉफ्ट या इजीली अवेलेबल नहीं, मतलब इसके सरफेस इतने स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड नहीं होते,
लेकिन रूट और स्टेम के सरफेस स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं। हर चीज का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, तो ये पहले फाइंड आउट करना जरूरी है, तभी तो हम बता पाएंगे कि इस, है ना, सैंपल को हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्यों इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं रूट और स्टेम लेकर काम करते हैं, इजीली अवेलेबल है वो तो। व्हाई टू टेक द लीफ, तो यहाँ मेन रीजन क्या है, ये बड़े सॉफ्ट टिश्यू है, बड़े इजीली इनको हम कट कर सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस विद द रूट एंड स्टेम, व्हाई दे आर सो टफ, रीजन यहाँ पे खड़ा होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, व्हाई दे आर सो टफ। यानी कि प्लांट एनाटॉमी किसी का क्लियर नहीं है। हाँ, तो वही तो पता करना है वो क्या है, ये तो कोई भी बताएगा। इसका मेजर बॉडी पार्ट बना हुआ है जिस टिश्यू से, उसे कहता है पैलिसेड टिश्यू या मेसोफिल टिश्यू। और अगर डाइकॉट है तो पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होंगे, पैरेन्काइमा। तो लीफ का मेजर पार्ट किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमा से। लेकिन रूट और स्टेम में कहीं ना कहीं कोलेन एंड स्क्लेरेन्काइमा आपको नजर आएंगे, जाइलम फ्लोएम बहुत ज्यादा नजर आएंगे। इसमें भी है जाइलम और फ्लोएम, लेकिन उस तरीके से नहीं है। इसमें जाइलम और फ्लोएम आपको प्रेजेंट मिलेंगे कहां पे, इनके रिब्स में, इनके वेन्स में। दोज आर द पार्ट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। बाकी जो आपको इसका एक्सपेंडेड लैमिना जो मिल रहा है, उसमें मेजोरिटी में कौन है, मेसोफिल सेल्स है। दोज आर पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस में क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स में उनके बीच में सेल वॉल बहुत ही, मतलब उनके बीच में उनका एक्चुअली सेल वॉल बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, स्ट्रेंथ नहीं होता, एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज वेरी हाई। तो दिस इज द रीजन इट इज सो सॉफ्ट इन नेचर। तो हम लोग इसीलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें से जब टिश्यू बाहर निकालेंगे या सेल बाहर निकालेंगे तो कंपैरेटिवली लॉस कम होगा, एंड डेड सेल्स एंड डेड टिश्यूज इसमें कम मिलेंगे। और हम जब टिश्यू कल्चर करने जा रहे हैं तो हमें लिविंग सेल ज्यादा ना चाहिए, तो हम क्यों ऐसा सैंपल चुने जिसमें डेड सेल्स अधिक है। दिस इज द रीजन, फोरमोस्ट रीजन, कि हम लोग लीफ को सिलेक्ट करते हैं फॉर दिस पर्पस। प्रोसेस a source of plant tissue is needed. Mostly taken leaf as a source. मोस्टली टेकन लीफ एज ए सोर्स, और उसके पीछे रीजन अभी बताए, क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस है, लिविंग सेल्स इसमें अधिक मात्रा में है, इसलिए जब हम सेल्स रिकवर करेंगे लिविंग सेल्स अधिक मिलेंगे। दिस इज द रीजन। सीरियल नंबर 2, इस लीफ को प्रोसेस करने के पहले, इसके साथ हम लोग वर्क शुरू करें उसके पहले क्या करते हैं, इसको वॉश एंड क्लीन करते हैं। द लीफ इज वॉश्ड इन डिटर्जेंट and treated with alcohol to remove dirt and pathogenic substances. यहां तक नोट कर सकते हैं।
इसीलिए अल्कोहल ट्रीटमेंट देते हैं। इसका अभी हम लोग क्या पूरा किए, स्टेरिलाइजेशन। अब इसके बाद क्लोन मूव टू नेक्स्ट। कितना पॉइंट हो गया, 2। सीरियल नंबर 3। अब अगली बार क्या करेंगे, इसको पील ऑफ करेंगे, मतलब इसको काटेंगे ऐसे, ताकि इनमें से, है ना, इनको छोटे टुकड़ों में बांटा जा सके। कट द लीफ into small pieces and then their cell walls are removed by adding cell wall digesting enzymes। अब यहां पे एक बात है कि इसका सेल वॉल हटाया जा रहा है। सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हम एंजाइम यूज कर रहे हैं, तो ये भी तो जानना चाहिए कि सेल वॉल पे मटेरियल क्या क्या रहेंगे, प्लांट सेल के सेल वॉल में क्या क्या रहता है। ये तो प्लांट सेल पढ़ते समय हम लोग जाने हैं, तो बहुत छोटी सी बात है। सेलुलोज और पेक्टिन सब्सटेंसेस, एक और है हेमीसेल्युलोज। तो सेलुलोज, हेमीसेल्युलोज एंड पेक्टिन सब्सटेंसेस ये प्रेजेंट रहेंगे प्लांट के सेल वॉल पे। तो हम एंजाइम ऐसा यूज करेंगे जो कि इन्हें डिसॉल्व कर दे, पिघला दे। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट हम लोग देखते हैं। दे डिसॉल्व सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्युलोज प्लस पेक्टिन मटेरियल्स। ये डिसॉल्व कर दें, क्यों? क्योंकि यही सेल वॉल कंपोनेंट है, इन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है, राइट। इसको एलाबोरेट करके ऐसे तो ये डायग्राम दिखाते, इसको पॉइंट टू पॉइंट बोल देते, जॉब इज डन, मेरा काम हो जाता और हम लोग स्विच कर जाते। लेकिन रीजन क्या है, देखिए हम जो भी बता रहे हैं उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आगे अगर किसी दूसरे चैप्टर में इसका यूज है तो आप यहीं पे इसे समझ लें, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, हम लोग बहुत सारी चीजें अभी दिमाग में नहीं रखे हैं, तो स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट समझना बड़ा आसान है। इसीलिए देखे होंगे जब हम लोग मल्टीपल फिजन देख रहे थे तो पूरा डिटेल वे में कैसे पैरासाइट एंटर कर रहा है, फिर उसके नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस कैसे सराउंड हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओरिजिनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा आ रहा है, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज वी डिड। अब जब हम लोग उस पैरासाइट का वाकई में स्टडी करेंगे तो हर एक फेनोमेना के पीछे क्या क्या मतलब स्टेजेस है, उन स्टेजेस का केवल वहां नाम मेंशन करेंगे और आप यहां से ध्यान लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा, उम्मीद करते हैं, नॉट श्योर बट होप सो। तो 11th का तो हाल देख ही रहे हैं, इतना डिटेलिंग के बाद भी ये स्थिति है। सो आई होप कि यू विल रिमेंबर दोज। एनीवे, सो यहां जो है फिर एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, सेल वॉल हमने हटा दिया। जानते हैं वैक्यूल के फंक्शन क्या है प्लांट सेल में, और क्यों ये इतना बड़ा 70% के आसपास का वॉल्यूम प्लांट सेल का कैप्चर करके रखता है। पहला पर्पस तो आप बता ही देंगे कि ये एक वेस्ट बिन की तरह काम करता है, क्योंकि जितने भी सेल के अंदर के वेस्ट मटेरियल होते हैं प्लांट सेल के, वो उन्हें वैक्यूल में डंप करता है। द रीजन इज प्लांट्स में कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो सेल के अंदर जो वेस्ट बनेगा, जहरीले टॉक्सिक मटेरियल्स,
उनको कहाँ थ्रो करेगा? सो दैट इज वाई दे डंप इट इनसाइड द वैक्यूम। ये तो सही है, लेकिन इसके साथ क्या कोई और पर्पस ये सॉल्व करता है? तो है, करता है, और उसका इसके सेल वॉल के साथ बड़ा गहरा संबंध है। इट हैज टू डू समथिंग विद द सेल वॉल। और इसीलिए अगर सेल वॉल इमीडिएटली मतलब अचानक से सडनली रिमूव हो जाता है, देन देयर विल बी सम डिफिकल्टी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, प्लांट सेल। हमें उस पॉइंट को सोचना है। तो वैक्यूल के फंक्शंस अगर आपको याद होंगे तो आप बता पाएंगे। अच्छा, अगर ये स्थिति है, कोई 9th क्लास का बच्चा आपके पास आ जाए, भैया दीदी हमको सेल समझा दो, यू वुड बी ए लाफिंग स्टफ, मजाक के पात्र बन जाएंगे। 12th में है आप, छोटा छोटा चीज तो जानना चाहिए, 9th में ही बताते हैं। वैक्यूल का एक काम है वो वेस्ट जमा करता है, दूसरा, अच्छा वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है जरा ये बताइएगा? वाटर रहता है, और वाटर और वेस्ट सब्सटेंसेस, सीधे सीधे कहिए, और एयर भी रहता है, एयर भी रहता है। तो वैक्यूल एक्सपेंडेड है, उसके पीछे एक और रीजन है कि वो एयर एंड वाटर कलेक्ट करके रखता है, जिससे बेनिफिट होता है, जो सेल वॉल प्रेशर क्रिएट करता है साइटोप्लाज्म पर, अंदर की तरफ इनवर्ड जो प्रेशर आता है उसको काउंटर करता है वैक्यूल। यानी वैक्यूल मान के रखा है कि सेल वॉल उसके ऊपर 2 या 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा रहा है, तो वैक्यूल उसी मुताबिक उतना काउंटर प्रेशर करके सेल वॉल को अपनी जगह पे स्थिर रखे हुए, ऐसा समझ सकते हैं, राइट? नाउ सडनली यू रिमूव द सेल वॉल, तो इधर से दबाव तो कम हो गया, लेकिन इधर वाला दबाव तो लगा हुआ है ना। तो इसका नतीजा क्या होगा? अब वैक्यूल द्वारा लगाए गए प्रेशर को सेल वॉल बैलेंस नहीं कर रहा है, काउंटर नहीं कर रहा है, सो इट कैन बर्स्ट ओपन द प्लांट सेल। इसलिए क्या होगा? सेल फट सकता है, बर्स्ट कर जाएगा, सेल विल डाई। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑस्मोटिक स्टेबलाइजर ऐड करते हैं, जो कि आउटसाइड द सेल यानी आउटसाइड द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक प्रेशर को बैलेंस कर लो, वाटर बैलेंस कर लो, वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करें, इसलिए हम लोग ऑस्मोटिक स्टेबलाइजर ऐड करते हैं। तो यही बात हम सुनना चाह रहे थे कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है। तो ये नॉट ओनली स्टोर द वेस्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड्स काउंटर प्रेशर टू प्रिवेंट द सेल एक्चुअली फ्रॉम कोलैप्सिंग। वो कोलैप्स न कर जाए, पचक के समाप्त न हो जाए, उसको बचाने के लिए काम करता है। तो यहां जैसे ही आप इसका सेल वॉल डिग्रेड करते हैं, हम लोग ऐड करेंगे एडेड एट द सेम टाइम मतलब जब हम सेल वॉल डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स ऐड कर रहे हैं उसी समय, एट द सेम टाइम ऑस्मोटिक स्टेबिलाईजर्स आर एडेड। उसी समय ऑस्मोटिक स्टेबिलाईजर ऐड किया गया। इससे क्या होगा? सेल वॉल डिसॉल्व होने के बाद भी ये बर्स्ट नहीं करेगा, राइट? अब क्या किया जाएगा? ये जो सेल्स एक्सपोज हो गए, इनके सेल वॉल हट गए, तो ये सेल्स अब फ्री हो जाएंगे, क्योंकि एक सेल को, एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल के साथ जोड़े रखता है कौन? प्लाज्मोडेस्माटा, है ना, कि मिडिल लैमेला? बहुत कंफ्यूजन है। मिडिल लैमेला। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? वो एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है अगल बगल के सेल्स के बीच में मटेरियल एक्सचेंज का। इट्स अ काइंड ऑफ विंडो थ्रू व्हिच द सेल्स कैन एक्सचेंज मटेरियल्स अमंग। बी वेरी केयरफुल।
सो यहां पे क्या होगा कि चूंकि सेल वॉल डिसॉल्व हो गया, पेक्टिन मटेरियल डिसॉल्व कर दिए, इसलिए मिडिल लैमेला भी वीक हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. तो सेल्स आर नाउ फ्री एंड आर कॉल्ड, अब इनके लिए एक नाम होगा प्रोटोप्लास्ट. अब ये प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट बन जाएंगे. एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक है प्रोटोप्लास्ट. देयर इज अ डिफरेंस. प्रोटोप्लाज्म हो गया प्लांट सेल के लिए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. एंड प्रोटोप्लास्ट is that kind of cell which has no boundary except plasma membrane. Cells with no boundary except CEPT, except plasma membrane. तो इस प्लांट सेल का बाउंड्री, लास्ट बाउंड्री या फर्स्ट बाउंड्री कौन रह जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल तो गए. इसीलिए इस सिचुएशन में जो बनेगा वो होगा प्रोटोप्लास्ट. इसमें कई स्टेप्स हैं जिन्हें हम लोग स्किप किए हैं. ये देखिए, जब सेल वॉल डिसॉल्व करते हैं, कलर तो नहीं दिखेगा. सेल वॉल डिसॉल्व करते हैं तो बहुत सारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, प्लाज्मोलिसिस होगा, डेड सेल्स को हटाना पड़ेगा. और वॉश करने के बाद, है ना, हम लोग को मिलेगा कौन? एंजाइम. सेल वॉल, जब देखिए सेल वॉल रिमूव किया जा रहा है, मिल रहा है क्या? प्रोटोप्लास्ट. दिस इज हाउ वी गेट द प्रोटोप्लास्ट. ठीक है. अब अगला चरण यहीं से समझ में आ रहा है, इन्हें कल्चर करना होगा. कल्चर करने का मतलब है इन्हें न्यूट्रिएंट मीडियम में डालना होगा, क्योंकि अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि दे कैन डू फोटोसिंथेसिस. भले क्लोरोप्लास्ट है, बट दे आर सो वीक दैट दे आर अनेबल टू डू दैट. ठीक है. हम लीफ सेल लिए हैं. लीफ के सेल में, सभी सेल्स में क्या होंगे? होंगे ही होंगे क्लोरोप्लास्ट, पर they are so weak that they are not eventually able to do that. So that is why a kind of support we give and we place them in the nutrient medium. भोजन के साथ बना हुआ सॉल्यूशन में उन्हें प्लेस करते हैं. Now the protoplasts are placed in the nutrient medium for their growth. यहां तक नोट कीजिए. एसी ऑफ कर दीजिए, फैन चला दीजिए. अब यहां देखिए, अब लोग पहुंचे हैं, प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो गया. अब हम लोग प्रोटोप्लास्ट को ऐड किए किसमें? कल्चर मीडियम में.
nutrient medium, culture medium, same thing. The cells start to grow and first they develop their cell wall. इनको जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडियम मिलता है ये चार्ज अप हो जाते हैं, ट्रिगर होता है इसको और सेल साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ाता है और फिर जो इसका सेल वॉल डिसॉल्व कर लिया गया था दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर सेल वॉल बैक. ठीक है, ये अपना सेल वॉल दोबारा से वापस पा लेते हैं. उसके बाद फिर क्या होता है, देन दे डिवाइड, ऐसे कहिए, देन दे स्टार्ट डिवीजन एंड फॉर्म ए क्लम्प ऑफ सेल्स. क्लम्प यानी एक जगह इकट्ठा हुआ, बहुत ही छोटे मात्रा में है इसलिए इन्हें क्लम्प कहा जा रहा है. दिस इज कॉल्ड कैलस. जो क्लम्प झुंड है सेल्स का एक जगह कलेक्टेड, उसको हम लोग टर्म देते हैं कैलस. तो अगर कैलस को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो हम लोग ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखते हैं. डेफिनेशन ऑफ कैलस, it is a collection of undifferentiated cells that can organize similar to embryo, forming root and shoot मेरिस्टेम. कैलस वो है जो अभी डिसाइड नहीं किए हैं, अनडिफरेंशिएटेड है, ये अभी तय नहीं किया है कि हमें रूट मेरिस्टेम बनाना है कि शूट मेरिस्टेम बनाना है, पर इनमें कैपेसिटी है. जब इन्हें मौका मिलेगा दे कैन प्रोड्यूस लाइक द एम्ब्रायो रूट एंड शूट मेरिस्टेम. दिस इज हाउ द कैलस इज. और कैलस तक का सफर कैसे पूरा हुआ, जब प्रोटोप्लास्ट थे उन्हें फूड न्यूट्रिशन दिया गया, न्यूट्रिएंट पाकर उन्होंने अपना साइज इंक्रीज किया, देन स्टार्टेड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के बाद एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का क्लम्प बनाया, मास बनाया, इसी को कैलस कहा जा रहा है. इसने अभी तय नहीं किया इसे शूट बनाना है या रूट. दिस इज अनडिफरेंशिएटेड स्टिल नाउ. ठीक है, यहां तक हो चुका. अब अगले स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, दिस इज नाउ एट ए स्टेज, अगर इसे फर्दर हम ग्रो करने देते हैं तो कैलस को लेके हम लोग को करना क्या होगा कि थोड़ा और देर वेट करना होगा न्यूट्रिएंट मीडियम में ताकि वो रूट एंड शूट मेरिस्टेम प्रोड्यूस करने लगे. फिर हम लोग इसको प्लेस करेंगे सॉइल. ठीक है, सॉलिड मीडियम कहने का मतलब. और इस सॉलिड मीडियम में वो फिर टाइनी रूट एंड टाइनी शूट प्रोड्यूस करेंगे और इसमें से छोटा सा एम्ब्रायोनिक लीफ डेवलप होगा. ये लीफ
है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होगा, तो हम लोग इसको फिर ट्रांसफर करेंगे कंप्लीटली सॉइल पे। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉलिड मीडिया में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन है क्या कि जो कैलस बना, कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ये एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम मतलब रूट मेरिस्टेम और शूट मेरिस्टेम प्रोड्यूस कर सकते। तो यही टाइम है हम लोग क्या करते हैं, कैलस को मल्टीपल पार्ट्स में काट देते हैं, मतलब कई छोटे टुकड़े करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे लेबोरेटरी में कितना कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल हम 500 ऐसे छोटे छोटे कैलस को कल्चर कर सकते हैं, तो हम इसे 500 पीसेस में कट कर सकते हैं। अगर मेरे लेबोरेटरी में ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं 100 पीसेस को ही कल्चर कर सकते हैं, तो 100 पीसेस में काटेंगे। ठीक है, तो इस कैलस को फिर हम लोग चॉप आउट करते हैं इन स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद प्रत्येक को फिर से हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, जो बचे हुए सेल्स हैं कैलस के सभी में, वो फिर से डिवाइड करते हैं न्यूट्रिशन लेकर, और फिर से पहले की तरह सेम इक्वल मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बना लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, ये डिवाइडिंग मोड में है, दे कैन डू डिवीजन। नाउ द कैलस is cut into small pieces and each piece is placed in the nutrient medium। हर एक को फिर से न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया जाता है। ईच देन डिवाइड एंड रिकवर अर्लियर साइज ऑफ कैलस। प्रत्येक पार्ट डिवाइड करके फिर से पहले की तरह कैलस का साइज रिकवर कर लेता है। Now the callus of each is placed in a solid medium enabling it to produce tiny shoot with a small leaf and then it produce tiny root। अब इस कैलस का कंडीशन होगा कि ये शूट प्रोड्यूस करेगा जिसमें छोटा सा लीफ होगा, और फिर ये रूट प्रोड्यूस करेगा। तो पहले शूट प्रोड्यूस होता है, फिर इसका रूट प्रोड्यूस होता है। हो गया यहाँ तक। अब जैसे ही ये शूट प्रोड्यूस करेगा जिसमें छोटा सा लीफ दिखेगा, हम लोग इसको एक्सपोज करेंगे 1000 वाट लाइट के साथ, मतलब इसको एक्सपोजर देंगे ब्राइट लाइट का, जिसके लिए बल्ब यूज करेंगे एटलीस्ट 1000 वाट।
रीजन, इसमें लगभग लगभग उतना एनर्जी होगा जितना कि सन रेज में होगा और ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो लॉजिक ये है कि इसे अब अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाना चाहिए ताकि बाहरी सपोर्ट बंद हो। तो जैसे ही इसके लीफ को फोटोसिंथेटिक मीडियम मिलेगा, फोटोसिंथेसिस शुरू करेगा, इसका रूट भी डेवलप होगा और फिर हम लोग इसको प्लेस करेंगे सॉइल। As soon as small leaf appears, it is placed for bright light exposure and photosynthesis starts। इसके वजह से क्या होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस इनिशिएट हो जाएगा। Now we place it into soil in earthen pots, मिट्टी के गमलों में सॉइल भरकर उसमें इसको प्लेस किया जाता है। इससे क्या होगा, अब ये नन्हे प्लांटलेट्स बन गए। सो दे आर प्लांटलेट्स। पॉइंट ये है, जितने कैलस थे, पहले तो एक ही कैलस डेवलप किया, उस कैलस को हम लोग जितने टुकड़े में बांटे, हर एक टुकड़ा एक एक नए कैलस में कन्वर्ट कर गया। अब सभी कैलस में ठीक उसी तरीके से, है ना, शूट डेवलप किया एंड रूट डेवलप किया और उसके बाद इनको हम लोग प्लेस करते हैं सॉइल में। सॉइल में प्लेस करने के बाद ये छोटे प्लांटलेट्स की तरह हो गए। फिर टाइम के साथ ये और ग्रो करेंगे और लेबोरेटरी ग्रोन प्लांट्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको एक्लिमेटाइज करते हैं, यानी एडजस्ट कराते हैं बाहर के माहौल से, क्योंकि अभी एक कंट्रोल्ड कंडीशन में रहने के कारण इसके लीफ पर उतना क्यूटिकल नहीं आया कि सन रेज के वजह से जितना हीट मिलेगा पूरा मॉइस्चर उड़ जाएगा और ये ड्राई टू डेथ हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके सनलाइट एक्सपोजर देंगे, पहले थोड़ी देर के लिए, फिर ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, करते 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 6 से 8 घंटे तक जब ये सनलाइट सस्टेन कर लेता है, वी प्लेस देम इन द फील्ड्स। अब ये पूरी तरह से कैपेबल है ना, अपना लाइफ स्वयं कैरी ऑन करने के लिए। इस तरीके से हम लोग लेबोरेटरी में एक सिंपल लीफ से, जैसे हमारे लेबोरेटरी में 100 कैपेसिटी था 100 कैलस को कल्चर करने का, तो वी आर एबल टू क्रिएट 100 न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए सिंगल लीफ। लाइक दैट, अगर मेरा लेबोरेटरी और बड़ा होता, हम 1000 कैलस कल्चर कर सकते, तो एक लीफ से, एक मरे हुए प्लांट के अगर जिंदा लीफ मिल जाए, उससे भी हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स क्रिएट कर सकते। दिस टेक्निक इज सो पावरफुल। और हम नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ असिस्टेड मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, मैन मेड मेथड है, दैट इज व्हाई दिस इज आर्टिफिशियल वन। सो माइक्रो प्रोपागेशन इसीलिए करें, माइक्रो यानी बहुत ही छोटे अमाउंट में लेकर इसका नंबर बढ़ाया जा रहा है, प्रोपागेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज माइक्रो प्रोपागेशन, ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। समझ में आई बात? तो हम लोग कहां तक पहुंचे? नाउ वी प्लेस इनटू सॉइल इन अदर पॉट्स, सो दे आर प्लांटलेट्स। आफ्टर एडजस्टमेंट
with field conditions. After adjustment with field conditions, they are planted in the field. So we got a large number of new plants from a sample of a living leaf. एक लिविंग लीफ सैंपल से हम लोग बहुत भारी नंबर में, बहुत भारी संख्या में नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है पूरी कहानी। समझ गए सब कोई? माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, कैसे हम लोग इसको प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, क्यों करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे जहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन अराइज होता है वो पॉइंट्स पर हम लोग आएंगे। यहाँ तक पूरा कीजिए पहले, मेन चीज तो छुट्टी की। एनीवे, लिखिए, द माइक्रो प्रोपगेशन involves few important steps. The micropropagation involves few important steps. Dash देखे point number 1. Point number 1. They do the redifferentiation and differentiate into different cells of the plant body. Differentiate into different cells of the plant body. Point number 2.